चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की और पहले आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। कोरोना के मामले प्रदेश में किस तरह बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना का कहर प्रदेश में बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में 65 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जो 65 नए मरीज मिले हैं उनमें से रायपुर से 36, बस्तर से 9, तो बिलासपुर से 6 नए मरीज मिले हैं। कोरिया से 4, सरगुजा से 3, कोरबा नारायणपुर से 2 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा कांकेर, दुर्ग और धमतरी से एक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि 45 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं और छत्तीसगढ़ में अब तक 3,897 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 810 एक्टिव केस हैं। 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें शिक्षाकर्मी संविलियन पर मुहर लग सकती है। इसमें 2 साल पूरा कर चुके शिक्षकों को संविलियन दिया जा सकता है। जाहिर है कि शिक्षक संघ लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में गोबर खरीदी के दाम भी तय किए जाएंगे। सीएम हाउस में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में कांग्रेस भवनों के लिए जमीन आवंटन पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न योजना के राशन कार्ड बड़ी संख्या में निरस्त हो सकते हैं। भूमिहीन किसानों के सर्वे में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी रेखा में उन लोगों के भी नाम हैं जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है। ऐसे में अब सरकार उन लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर सकती है जिनके पास जमीन है। ये जानकारी सामने आते ही छत्तीसगढ़ की खाद्यान्न योजना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीपीएल कार्ड धारियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार के भूमिहीन किसानों के सर्वेक्षण के दौरान ये जानकारी सामने आई कि 18 लाख कार्डधारियों के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। नियमों के मुताबिक 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों को बीपीएल कार्ड की पात्रता नहीं है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि सरकार इन लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, बीपीएल कार्ड को 1 रुपये किलो अनाज मिलता है, वहीं एपीएल कार्ड में 10 रुपये किलो चावल मिलता है। अगर सरकार इन 18 लाख बीपीएल कार्ड धारकों के कार्ड एपीएल में बदलती है तो लाखों लोग प्रभावित होंगे। कार्ड में हुए खेल की जानकारी मिलते ही विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। अगर ये कांग्रेस की सरकार में दम है तो ये 18 लाख लोगों का अगर फर्जी बोलने से काम नहीं चलेगा, इनके कार्ड निरस्त करके बताए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 18 लाख लोग हैं, ये 2011 की गरीबी रेखा की सूची में नाम है। ये सबको मालूम है क्योंकि उस समय गरीबी रेखा की सूची को लेकर विवाद पैदा हुआ था। साथ में हमने ये भी निर्णय किया था कि जिनके भी श्रमिक कार्ड बने हुए, मजदूरी के कार्ड बने हैं, उनको भी ये राशन दिया जाएगा और उसके तहत ये राशन दिया जा रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार को लगता है कि गलत है तो उसको निरस्त करके बताए, अगर उनमें ताकत है तो। न घर घर जाने की जरूरत है, न सत्यापन कराने की इनको जरूरत है। जब हम लोग के खाते की जानकारी है तो आम किसान के खाते की जानकारी कैसे इनको नहीं है? तो ये वास्तविक में चावल देने की स्थिति में नहीं है। ये काटना चाहते हैं और काट करके उनको चावल से वंचित करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि 5 एकड़ से ज्यादा जमीन और बीपीएल कार्ड दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जिनको बीपीएल कार्ड की पात्रता है उन्हें ही ये कार्ड जारी किया जा सकता है। खाद्य मंत्री का कहना है कि भूमिहीन लोगों की सूची बनाई जा रही है। अमरजीत भगत जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। राशन कार्ड इस समय किसी के नहीं कट रहे हैं। और एक चीज बताना चाहता हूं कि सेल्फ डिक्लेरेशन, आप एक बात, या तो आप 5 एकड़ तक के कृषक हैं तो आपका नहीं कटेगा, और आप 5 एकड़ से अधिक के हैं और धान उस रेशियो में बेच रहे हैं तो समय आपका डिक्लेरेशन में जाएगा, वो तो अपडेट होगा। फिलहाल सभी बीपीएल कार्ड धारियों को राशन दिया जाएगा, किसी का राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। जिस खाद्यान्न योजना के भरोसे डॉक्टर रमन सिंह 2 बार सरकार बनाने में कामयाब रहे, आज भी वो योजना सरकार के लिए फायदेमंद है। ऐसे में अगर योजना से बड़ी संख्या में लोगों के राशन कार्ड कटेंगे तो सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।
भूपेश सरकार ने राम वन गमन पथ पर फलदार और छायादार वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में बलौदा बाजार वन मंडल में 27,000 पौधे लगाए गए। सांसद गुहाराम, विधायक प्रमोद शर्मा और विधायक शकुंतला साहू ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने आम, पीपल और नीम, बरगद के पेड़ लगाए। वन विभाग का यह अभियान कसडोल उपवन मंडल के गिधौरी से सिरपुर रोड के अबराई तक चला। मनरेगा के तहत स्वीकृत इस अभियान में 35 किलोमीटर के दायरे में 27,000 पौधे रोपे गए। बलौदा जिले से आज आयोजन हुआ है, जिसमें 27,000 पौधे का वृक्षारोपण किया गया है। और राम गमन पथ के नाम से, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस पथ से गए हुए हैं, ये एक उनके रोड किनारे ये हरियाली करने का बहुत अच्छा शासन की योजना है और इनके लिए मैं बहुत पूरे प्रशासन को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय फंड को लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार ने राज्य को पीएम केयर्स फंड से 13 करोड़ 31 लाख रुपए भेजे हैं। अब उस राशि के सही उपयोग के लिए गाइडलाइंस भी बना दी है। ये गाइडलाइन कांग्रेस को रास नहीं आ रही। लगातार कांग्रेसी इस बात को लेकर हमलावर है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि केंद्र को करोड़ों भेजे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला। दरअसल इस राशि के जिलावार उपयोग के साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये रकम सिर्फ प्रवासी मजदूरों के भोजन, इलाज और परिवहन में ही खर्च की जानी है। केयर फंड में 73,800 करोड़ से अधिक की राशि जमा हुई। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी, सेल, बीएसपी, अनेक कंपनियों के सीएसआर के पैसे पीएम केयर फंड में ले लिए गए। छत्तीसगढ़ के सांसदों ने अपनी सांसद निधि भी पीएम केयर में स्वाहा कर दी। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की मदद नहीं की और छत्तीसगढ़ को मिला क्या? 13 करोड़। पीएम केयर फंड जैसे मामले में विवाद पैदा करना ये बचपना है, ये नादानी है, क्योंकि ये शासकीय फंड में पैसा जा रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता और उसके ऊपर में विवाद उठाना। और अब वही पैसा छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है, क्योंकि वो पूरे देश के लिए है। छत्तीसगढ़ की जनता कोई कूप मंडूप नहीं है, संघीय व्यवस्था है और पूरे देश के लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। विकास दुबे के पैसे किस तरह पानी में बहाए, जो विकास के पैसे किस तरह से बहाए जाते हैं, इसका ताजा उदाहरण राजनांदगांव में देखने को मिला। खुरसेकला गांव में 3.25 करोड़ की लागत से तैयार एनीकट घटिया निर्माण के चलते 1 साल में ही जर्जर हालत में पहुंच गया। 16 गांव में पानी की किल्लत दूर करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। पिछले 3 साल में इसकी मरम्मत पर ही लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन पानी फिर भी रिस कर ही पहुंचता जा रहा है। ताजा वित्तीय वर्ष में भी इसके लिए 50 लाख रुपए की राशि तय की जा चुकी है, लेकिन बारिश से पहले ये काम पूरा नहीं हो सका। एनीकट सन 2011 में बनी थी। इसकी स्वीकृति राशि 3 करोड़ 75 लाख की थी। अब ये हर साल बाढ़ आती है इस नदी में। अब यहाँ बाढ़ तो पूरी एक साथ नहीं जा सकती, तो ये इधर अपनी जगह बना के इसको तोड़ दिया है एनीकट का। हर साल शासन के तरफ से पैसा आता है इसको रिपेयरिंग करने के लिए, तो थोड़ा बहुत काम कर देते हैं फिर निकल जाते हैं। हम गांव वालों उनको मतलब कि अवगत के और यहाँ तक लेके भी आए एनीकट तक, तो उसको मतलब दिखाए एनीकट को और बताए भी कि इतना मतलब 50 लाख की स्वीकृति हुई है, यह तो जैम की तैम है। इसे थोड़ा सा मिट्टी डालकर चले गए। इसके बारे में उस विधायक को बताए, दिखाए भी, लेकिन आज तक कुछ उसके अपेक्षा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो एक बार आने के बाद बह जाएगा, ये पूरा जर्जर होते ही जा रहा है। अभी धमतरी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिस पर कुरुद एसडीएम की मौजूदगी में राजस्व अमले ने कार्रवाई की। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी नागेंद्र चंद्राकर के परिवार ने कुरुद विकासखंड के राखी गांव में 17 एकड़ सरकारी जमीन पर सालों से कब्जा कर रखा था। सरपंच ने एसडीएम से इसकी शिकायत की थी। जांच में कब्जा करने की बात सही पाए जाने पर शनिवार को बुलडोजर चलाया गया और कब्जा की गई जगह को मुक्त कराया गया। का भी पूरा मेरे को सहयोग मिल रहा है। ये नागेंद्र चंद्राकर जो रेत माफिया केस में जो फंसा है, उसी के पिताजी, उसी के परिवार के द्वारा गांव को 10-12 साल से सताया जा रहा था, मारपीट। छुड़वाने का कार्य करूं। इसमें मेरे जितने ग्रामवासी हैं, पंच बंधु है, सब मेरा साथ दे रहे हैं। ग्रामीण जन, महिला, पुरुष सभी आए हुए हैं, साथ दे रहे हैं मेरे को, और प्रशासन भी मेरी हेल्प कर रही है। अतिक्रमण के एक विशेष व्यक्ति ने अतिक्रमण किया था, उसको हटाने के काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत राखी द्वारा। समस्त ग्रामवासी इसमें सब शामिल होकर साथ दिए हैं। 8-10 साल से प्रताप चंद्राकर
नागू चंद्राकर उनके परिवार के लोग अतिक्रमण किए थे। रायपुर से एक खबर, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल की तबीयत खराब हो गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव, बता दें आपको, 9 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं, जिनकी तबीयत खराब हो गई है। 4580 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह आमरण अनशन जारी है 9 दिनों से, और आमरण अनशन की वजह से बताया जा रहा है उनकी तबीयत खराब हो गई है। सारे विभागों में खाली पदों पर भर्ती के मुद्दे पर वो आमरण अनशन पर है। छत्तीसगढ़ गठन के 19 साल 7 महीने बाद आखिरकार राज्य सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतीक चिन्ह मिल गया। पुलिस विभाग के सभी लोग अपनी बाई भुजा में इसे पहनेंगे। इसी क्रम में आज बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जगदलपुर के कोऑर्डिनेशन हॉल में अधिकारी कर्मचारियों को प्रतीक चिन्ह लगाया। इसके बाद उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रतीक चिन्ह से छत्तीसगढ़ पुलिस की खाकी पर 4 चांद लग गया। राज्य गठन के पश्चात अभी 2020 में सभी हमारा अधिकारी कर्मचारी अपना वर्दी में प्रतीक चिन्ह लगाने के लिए शासन के द्वारा अनुमोदन की गई है। उसी का अनुसार अभी लगातार हमारा अधिकारी कर्मचारी अपना वर्दी में ये प्रतीक चिन्ह लगा रहे थे। एक राज्य पुलिस के लिए एक गर्व का विषय है। हर पुलिस फॉर्मेशन के लिए अपना फॉर्मेशन बैच बोलते हैं जो अपना वर्दी में लगाते हैं, ताकि उस राज्य पुलिस के लिए या उस केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल के लिए एक प्राइड होते हैं, गर्व होते हैं, और बहुत खुशी के विषय है। हमको भी वर्दी में लगाने का अवसर मिला है। कवर्धा में 71 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी आखिरकार पकड़ा ही गया। आरोपी नारायण चंद्रवंशी दुर्ग के एसके 7 लॉज में छिपा हुआ बैठा था। जानकारी के बाद पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने वकील से मिलने रायपुर गया हुआ था। वहीं लौटते वक्त आराम के लिए वो लॉज में रुका हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच में जुट गई है। जानकारी मिली कि ये पावर हाउस स्थित एक लॉज में आया हुआ है, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ की जा रही है। कवर्धा पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया गया है। इससे एक मोटरसाइकिल और कुछ 36,000 रुपया बरामद किया गया है। ये भी लूट में शामिल था और अपने साथीदारों को पूरा घटनाक्रम को बता रहा है। और इसके साथ में पप्पू चंद्रवंशी, दिलीप चंद्रवंशी वगैरह और मुंशी को भी जो पैसा ले जा रहा था उसको भी शामिल होना बता रहा है। ये रायपुर गया था किसी काम से और अभी आया था, यहाँ फ्रेश होने रुका था, बता रहा है। सरगुजा के सीतापुर थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्वारंटीन सेंटर में एक युवक ने फांसी लगा ली। मामला केरजू गांव स्थित क्वारंटीन सेंटर का है। मृतक 2 जुलाई को रायपुर से लौटा था, जिसके बाद वो यहां क्वारंटीन किया गया था उसे। वहीं शनिवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन लॉकडाउन में इस तरह के मामले प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं। अंतर्गत केरजू गाँव, वहाँ पे एक क्वारंटाइन सेंटर था। वहाँ पर 19 साल के हैं जवान जो लड़के प्रदीप कुमार करकेट्टा, उन्होंने खाना खाने के बाद में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। अभी प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों ने पूछताछ की तो उनमें उनके दोस्त ने बताया कि वो बोल रहे थे कि एक लड़की के साथ उनका संबंध था, अफेयर था, और वो अभी उनके साथ ब्रेकअप हो गया है। उसकी वजह से वो गुमसुम रहते थे और संभवतः इसी वजह से उन्होंने किया है। बाकी हम लोग आगे और जांच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इतिहास रच दिया। देश में पहली बार नेशनल ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 2000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की गई। इसके लिए 195 खंडपीठों का गठन किया गया। खास बात यह रही कि कोरोना के चलते लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई हुई वर्चुअल कोर्ट के जरिए हुई। पक्षकार अपने वकील के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। वकीलों ने संबंधित कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते 2 बार लोक अदालत स्थगित की जा चुकी है। कोर्ट में गरीब पक्षकारों के प्रकरण काफी संख्या में लंबित थे, जिसके चलते ई लोक अदालत के आयोजन का फैसला किया गया। इसमें बैंक, फाइनेंस, चेक बाउंस और मोटर व्हीकल एक्ट जैसे समझौते योग्य मामलों की सुनवाई की गई। बहुत ही अच्छी फिगर हमारे पास आई है। 2255 मामले आज ई लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए गए हैं। जी, छत्तीसगढ़ बिल्कुल पहला राज्य है जहां एक साथ इतने बड़े पैमाने पर ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। पूरे राज्य में 195 बेंच बनी थी और 195 बेंच के द्वारा आज 2255 मामले एक दिन में वीसी के माध्यम से निराकृत किए गए हैं। रायपुर में 549 केस निराकृत हुए हैं और इसके बाद दुर्ग में 293 केसेस एक दिन में आज सभी
निराकृत किए गए हैं। जी, निश्चित रूप से अगर कोर्ट की जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं अगर वो स्थगित रहती हैं कोरोना पैंडेमिक के कारण, तब निश्चित रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार इस तरह का आयोजन पुनः कर सकती है। रायपुर में कोरोना काल में लोगों को साक्षात यमराज के दर्शन हो रहे हैं। दरअसल कोरोना से शहरवासियों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ कलाकार यमराज और चित्रगुप्त के भेष में चौक चौराहों पर जागरूक करने में लोगों को लगे हुए। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और रायपुर यातायात पुलिस मिलकर जागरूकता अभियान शहर भर में चला रही है। यमराज और चित्रगुप्त बने कलाकार मास्क न पहनने वालों को ये सतर्क कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि उनकी लापरवाही उनके और दूसरों के जीवन को संकट में डाल सकती है। देखा जा रहा था कि कई लोग घर से निकल रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक कैरेक्टर लॉन्च किया है चित्रगुप्त और यमराज के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना कार्य के घर से बाहर ना निकलें। और जो मास्क नहीं पहन रहा है उसको स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोग मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कोरोना जैसी बीमारी से हम लड़ रहे हैं उसमें हम लोग विजय प्राप्त कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों को तो अब शमशान घाट तक नसीब नहीं हो रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी कुछ तस्वीरें रायगढ़ से सामने आई है, जहां मृतक का अंतिम संस्कार कचरा डंपिंग ग्राउंड में किया गया, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मृतक कोरोना संक्रमित था। पहले मृतक का अंतिम संस्कार रायगढ़ के बेलादुला मोहल्ले के पास बने शमशान घाट पर होना था। मृतक के परिजन ने इसकी परमिशन भी प्रशासन से ले ली थी, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को लगी, वो इसके विरोध में उतर आए और शमशान घाट के गेट पर ताला लगा दिया। लोगों को काफी समझाया भी गया, लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार अंतिम संस्कार परिजनों ने डंपिंग ग्राउंड पर किया। शहर के बीच में जलाना तो उचित नहीं है। मेरे को जानकारी मिला, वार्ड वासियों की तरफ से मेरे को जानकारी मिला। जानकारी मिलने के मैं तत्काल यहाँ हाजिर हुआ। वार्ड वासी जितने के सब थे, सब दरवाजे के सामने महिला लोग, और ये रोड में पुरुषों का वो अपन जलाने नहीं देंगे करके सब विरोध में थे। और जैसे कि पुलिसकर्मी और अधिकारी जो लोग आए, वो लोग को अपन विरोध किए, विरोध को माने और डेड बॉडी को यहाँ से लेके गए। ताला भी लगा दिए थे। ताला अपन स्थानीय लोगों, जो वार्ड के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो विरोध को देखते हुए बॉडी को रामपुर टंचिंग ग्राउंड के पास शिफ्ट किया गया। वहाँ बाकी की कार्रवाई आगे उसके अंतिम कार्रवाई वहाँ रामपुर में की जाएगी। ताला भी बंद कर देगा सर शमशान घाट। बिलासपुर शहर का जलस्तर सुधारने और अरपा नदी में लगातार पानी को रोकने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सिंचाई विभाग की ओर से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इसमें शिव घाट और पचरी घाट में बैराज बनाने का अंतिम फैसला लिया गया। यह है बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी अरपा, जो कभी 12 महीनों तक कल बहा करती थी, लेकिन नदी में बेतहाशा अवैध खुदाई और शहर की गंदगी ने अरपा के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। लेकिन इसके अस्तित्व को बचाने पूरे साल पानी भरा रहने के लिए राज्य सरकार ने भी कवायद तेज कर दी है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरपा के संवर्धन की घोषणाएं की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सिंचाई विभाग की ओर से बिलासपुर डायवर्जन से लेकर कोनी तक सर्वे किया गया। विभाग ने शिवघाट और पचरी घाट के पास 2 बैराज बनाने के लिए एक जगह को चिन्हित किया है। इन 2 बैराजों में 49 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले जो नदी थी अरपा नदी, जिसमें 12 मासी पानी रहता था, अभी वर्तमान में कई साल से पानी नहीं रह रहा था, तो सबका चिंता था अरपा मैया की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन धरातल में आने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी, जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इस नदी का 3 दिन का पदयात्रा किया और उन्होंने इस विषय में चिंतन करके जितने भी साइंटिफिक रीजन हैं उसको साइंस के जो जानकार लोग हैं उनसे पता करके अरपा बैराज का यहाँ पर परीक्षण करवाया, जिसमें शिव घाट के पास एक अरपा बैराज और दूसरा पचरी घाट जो जुना बिलासपुर कहलाता है वहाँ पर एक बैराज बनेगा। इसका स्वीकृति मिल गया है और अभी 2 दिन पहले 50 करोड़ रुपया उसके निमित्त में आ चुका है। इधर शिवघाट में बैराज निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है, जबकि पचरी घाट के लिए स्वीकृति का विभाग इंतजार कर रहा है। जगह भी चिन्हांकित है, इसका एक पचरी घाट के पास है और एक जो है शिव घाट के पास। हमने प्रस्ताव किया है
इसमें ही कोशिश कर रहे हैं कि नदी का जो पानी है नदी के एरिया में ही रहे, ऊपर ना आए, उसके बैंक के अंदर ही विद इन बैंक रहे। ये इसका हमने ध्यान रख रहे हैं। बारिश की संभावना को देखते हुए उसमें पानी छोड़ना जाना जरूरी था, नहीं तो उसकी सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है, इसलिए हमने पानी इसको छोड़ा। बहरहाल मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अरपा के संवर्धन और नदी को 12 महीने जीवित रखने की कवायद तेज हो गई है, लेकिन लोगों को इंतजार उस दिन का है जब कागज से ये कार्य योजना धरातल पर उतरेगी, ताकि अरपा के अस्तित्व और शहर का जल स्तर बेहतर हो सके। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।